तो सीलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिया हुआ है कि सबसे यही शुरू करते हैं कि सीलेंट फीचर्स में क्या है, सबसे पहला कि यहाँ पे इंडिया जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा लिखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ही है, तो हम इसे एलिफेंटाइन साइज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि भाई ये हमारा रिटर्न है, ठीक है, इसलिए बड़ा है ये, ठीक है। जैसे ब्रिटेन का अनरिटर्न है, यूएसए का भी रिटर्न है, ठीक है। उसके अलावा हमारे इसमें ओरिजिनली जो थे वो 395 थे आर्टिकल्स, ठीक है, और 22 पार्ट थे और 8 जो यहाँ पे शेड्यूल्स थे, ठीक है। अब 12 शेड्यूल्स है, 25 पार्ट्स हैं, जिसमें से कि एक डिलीट हो चुका है, उसके बाद अब 25 है, ठीक है। और जो है यहाँ पे 470 आर्टिकल्स है, लेकिन ये थोड़ा जो है कहीं पे कम लिखा है कहीं पे ज़्यादा, तो वो देख के रखना आप, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कह है कि सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि एक तो जो है हिस्टोरिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खुद एक बहुत बड़ा था, उससे ही जो है ये लिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये बड़ा है। उसके अलावा जो है यहाँ पे लॉयर्स बहुत ज़्यादा थे इसके अंदर, ठीक है, इसलिए बड़ा है। और जो है यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर स्टेट के लिए, ठीक है, इसलिए बड़ा है। उसके अलावा कुछ ऐसा क्या है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादातर देशों के अंदर क्या होता है कि जो बहुत कुछ ऐसे होता है ना, कुछ चीज़ें होती है जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है, या फिर कोई पॉलिटिकल कन्वेंशंस पे छोड़ जाता है, यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा कई जगह पे क्या होता है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो जैसे जो गवर्नेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जो है वही भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि लिया हुआ है बहुत सारे सोर्सेज से, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बॉरोड है ये, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सबसे ज़्यादा लिया है, हाफ से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। उसके अलावा जो फिलोसफिकल पार्ट है इसका, वो हमने लिया है इसका यूएसए से और आयरलैंड से। तो आयरलैंड से लिया है हमने इसका डीपीएस पीस, और यूएसए से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स। उसके अलावा एक और है इसके अंदर जिसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर पार्ट जैसे कि तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुई है, मतलब पॉलिटिकल पार्ट की जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, वो सब कुछ कहाँ से लिया हमने, ब्रिटिश से लिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बाकी और भी कुछ बहुत सारे जगह से लिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि ये है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड। अब वो कैसे कह सकते हैं भाई, क्योंकि रिजिड कुछ केसेस क्या है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रिजिड है कि उसमें आपको जो है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, और उसके बाद भी जो है आपको वहाँ पे फिर कुछ केसेस में जो है आपको जो है यहाँ पे हाँ वो तो ट्यूटोरियल स्टेट्स है उनसे रेटिफाई भी कराना होता है। कुछ इतने सिंपल है कि आपको अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके कुछ इतने सिंपल है कि वो आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसे कहा गया कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे है फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायसनेस। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ है जो फेडरल शो करती है, कुछ फेडरल फीचर शो करता है, कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो यूनिटरी शो करता है। पहले हम फेडरल वाला देख लेते, तो सबसे पहले बात तो ये कि भाई 2 टायर गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और उसके अलावा जो यहाँ पे सुप्रीमोसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाईकैमरलिज्म, ये सब कहाँ पे आता है, ये सब कुछ आता है फेडरल सिस्टम में। इसके अलावा यूनिटरी में क्या है कि भाई सेंट्रल स्ट्रॉन्ग है, सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, और अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर। तो ये सारी चीज़ें क्या ये इसका यूनिटरी बायसनेस दिखाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले में लिखा हुआ है पहले आर्टिकल में कि इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ फेडरेशन। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये अलग नहीं हो सकता है यहाँ से, ये इसी का ही पार्ट है, और ना ही किसी एग्रीमेंट के तहत बना हुआ है, ठीक है। ये बात होगी इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि भाई यहाँ पे पहले तो बात यहाँ पे एक कैबिनेट बनता है, ठीक है। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। बाकी अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेशन किसी बीच में होता है सेंट्रल और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे वाटर टाइट कंपाउंड होते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है। उसके अलावा
इसके बाकी और नाम है जैसे वेस्टमिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ था। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का रोल यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है कि हम इसे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ इसके फीचर्स है कि यहाँ पे एक तो जो है यहाँ पे मेंबर जो लेजिस्लेचर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी मेंबरशिप होती है लोकसभा के अंदर, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट के अंदर होता है, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल होता है यहाँ पे। उसके अलावा कलेक्टर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को। मेंबरशिप जो होती है मिनिस्टर्स की वो होती है, हम देख चुके हैं लेजिस्लेचर के अंदर भी, और ये सारे काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काम करते हैं, और लोअर हाउस डिसॉल्व होता है लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ डिफरेंस है, ये सब जो हमने ये वेस्टमिनिस्टर लिया हुआ है ब्रिटिश से लिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक रहा है, क्योंकि तो पहली बात तो यहाँ पे कि जो हेड होता है ना इसमें वो नॉमिनल होता है इंडिया के अंदर, जो कि प्रेसिडेंट होता है, वो जो कि हेरिडेटरी नहीं होता, वो इलेक्ट होकर आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के अंदर तो वो हेरिडेटरी होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इंडिया का ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है ना वो बहुत ज़्यादा सोवर्न है, ठीक है, वो मतलब कुछ भी कर सकता है। तो किसी एक साइंटिस्ट ने कहा भी था, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि ये कुछ भी कर सकता है, बस ये एक मैन को वुमेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वुमेन को मैन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ब्रिटेन का पार्लियामेंट अदरवाइज सब कुछ कर सकता है वो, ठीक है। बाकी इंडिया के पास में इतनी ज़्यादा पावर नहीं है भाई, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या है कि सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड द जुडिशरी। तो ऐसा नहीं कि कुछ पावर ही नहीं है इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर, बहुत सारी पावर है जैसे, तो ठीक है। तो उस पावर्स में से क्या है कि वो उसका इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो जुडिशरी देखते उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करती है कि सही है या नहीं है, सही नहीं होगा तो उसे बंद कर देगी, ठीक है। तो लेकिन फिर वो कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकता है, इतनी पावर भी उसके पास में। तो बस ये तालमेल का बैठता है। फिर इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो वैसे तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, लेकिन वैसे इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। उस पर जो है कोई दखलंदाजी नहीं करता कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि भाई सब एक दूसरे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ट्रिब्यूनल्स वगैरह वो सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और क्या क्या कहा गया है कि भाई ये फेडरल कोर्ट है इंडिया का, ठीक है, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है ये, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, सारे नाम दिए गए हैं ऐसे। उसके अलावा यूएसए के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे फेडरल कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट कोर्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही है इंडिया के अंदर हमारे, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं फंडामेंटल राइट्स पहले 7 थे, अब 6 हुआ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फ्री लड़की, एक फ्री एक्स, ठीक है, एक फ्री एक्स जो है वो और रिलीजियस मतलब रिलीजियस पूजा वगैरह करती है, उसके बाद वो जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लोटेशन, राइट टू रिलीजन, और राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। और फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो जो आर्टिकल इक्वालिटी है वो 14 to 18 तक है, फिर जो है अगले वाला जो है वो 19 to 22 है, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, फिर 29 और 30 नहीं, बीच में जो था वो 22 के और 23, 24 ही है, बस 2, फिर 25, 28 तक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 है तक है, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल भी होते हैं, ठीक है, और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब आप अपनी कैसे जस्टिस लो कैपिन से वो आप करते हो रिट्स के थ्रू, कैसे 5 रिट्स हैं यहाँ पे हमारे पास में, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियरी, प्रोहिबिशन, और जो है यहाँ पे को वारंट, ठीक है। आप इनका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली जा सकते हो। हाई कोर्ट भी रिट्स इशू करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आती है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स भी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। उसके अलावा भी वहाँ पे क्या है कि इमरजेंसी के टाइम पे बंद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके, ठीक है, आर्टिकल 19 भी बंद हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भाई ये जो है ये नोबल फीचर्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, और ये आर्टिकल 4 के अंदर है, ठीक है। और जो है ये वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करेंगे, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देंगे आपको, ठीक है। ये नॉन जस्टिसेबल, लेकिन फिर भी जो ये मॉरल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इन्हें फुलफिल करे, ठीक है। तो मिनर्वा मिल केस में क्या कहा गया था कि जो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बेडरॉक पे बना फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये 42 अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई थी। इसके अंदर
क्या है कि 4A में ऐड किया हुआ है और 51A के अंदर ऐड किया हुआ है, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जिसमें से कि एक तो जो है बाद में ऐड की गई थी, ठीक है, 10 जो थी वो पहले की थी। अच्छा, उसके बाद सेकुलर स्टेट्स का जो वर्ड है वो प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, लेकिन वो पहले से ही मतलब पहले वर्ड लिखा नहीं हुआ था, लेकिन मानते ज़रूर थे, इसके अंदर वो वाले फीचर्स ज़रूर थे इंडिया के अंदर, ठीक है। जैसे कि प्रियम्बल के अंदर ये अब लिख दिया गया है, ठीक है, पहले नहीं था। उसके अलावा जो था प्रियम्बल के अंदर, लेकिन पहले ये जरूर था लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ और सब कुछ लिखा हुआ था, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सब कुछ भी इसी के अंदर आता है। फिर यहाँ पे जो है 14, 15, 16 में भी लिखा हुआ है थोड़ा, और फिर 25, 26, 27, 28 ये जो है ये रिलीजन के, 29 जो है वो भी आता है इसी के अंदर ही, और 30 भी इसी के अंदर आ जाता है, और 44 जो है UCC ये जो सिविल कोड की जो बात करता है, ठीक है। उसके अलावा जो वेस्टर्न में भी है सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो कैसे सेकुलर है, वो है यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वोटर टाइट कंपार्टमेंट है, यहाँ पे भी सेपरेशन है, मतलब जो है स्टेट का और चर्च का। तो उसमें क्या होता है कि वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि स्टेट वहाँ पे कुछ भी नहीं करता उसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन देता है स्टेट सबको, तो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो हाँ, तो अब एक क्या किया पहले ना, यहाँ पे वो करता था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन से हटा करके यहाँ पे टेम्परेरी रिजर्वेशन रूल आगे रखा हुआ है, ठीक है। एडल्ट फ्रेंचाइज, तो एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है भाई, सब वोट डालते हैं, ठीक है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव्स के अंदर, ठीक है। तो अब पहले क्या उम्र होती थी, वो 21 हुआ करती थी पहले, लेकिन 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हमने इस उम्र को 21 से 18 कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेसी का जो बेस है वो ब्रॉड हुआ है, ठीक है, और जो है कॉमन पीपल को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज के बारे में पता चलता है, ठीक है, वो उसका भी कुछ हक होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करता है, इनेबल माइनॉरिटी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड ओपन द होप्स एंड विस्टार्स फॉर द वीकर सेक्शन में। सिंगल सिटीजनशिप लेके तो इसलिए आए थे कि भाई ये प्रमोट करेगी ब्रदरहुड को, लेकिन ऐसा कुछ करती नहीं है ये। इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है कुछ यहाँ पे जो अपना काम करते रहते हैं, ये जैसे इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ठीक है, इसी को जो है हम पब्लिक पर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और जो है UPSC के जो चेयरमैन्स हैं, और जो सिविल सर्विस स्टेट पब्लिक सर्विस के जो चेयरमैन्स हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है इनकी मेंटेन करके रखा है इनकी इंडिपेंडेंसी को, बहुत सारे पर जैसे सिक्योरिटी, टेन्योर, फिक्स सर्विस, एक्सपेंस बीइंग चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया और सो ऑन, ठीक है। इमरजेंसी जो है अब वो यहाँ पे वो 3 तरीके की होती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो अब इनकी जो इमरजेंसी प्रोविजंस है इन सब में थोड़ा अंतर दिया हुआ है, जैसे कि ये आर्म डिबेट एंड एक्सटर्नल के बेस पे फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा जो है जब पैसे की कमी पड़ जाए, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और ये क्या करती है, फेडरल को यूनिटरी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब है 3 टायर गवर्नमेंट, तो 3 टायर गवर्नमेंट में क्या है, लोकल बॉडीज़ है। लोकल बॉडीज़ में क्या है, पंचायत है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। तो पंचायत में क्या होता है कि यहाँ पे डुअल पंचायत में मतलब नॉट फाउंड इन अदर इन द वर्ल्ड, एक नया है इंडिया के अंदर ही, और 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने ये लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ये वहाँ पे कहाँ पे ऐड किया गया है, 74 में तो आ गया, तो ये आया है पार्ट 9 में, ठीक है। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 11 में, ठीक है। उसके आगे जो आया हुआ है पार्ट A में और शेड्यूल 12 के अंदर, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आया हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती है वो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने 2011 के अंदर ऐड की गई है। और cooperative societies, it makes the right to form a cooperative society as a fundamental rights, ठीक है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है ये, ठीक है। उसके अलावा जो है DPSPs का जो प्रमोशन है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज़ ऐड की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल 243 से ZH और ZD, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि ये मल्टी स्टेट कॉपरेशन सोसाइटीज़ हैं, to ensure that the cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous and economical sound manner. It powers the parliament to respect the multi-state cooperation societies, ठीक है। अब ये कोई कहता है कि बोरोड है, कोई कहता है कि अनगांधियन है, ठीक है, कोई कहता है कि ये जो है कार्बन कॉपी है आर्टिकल, और कोई कहता है कि इसका डिफेंडेंस है पैराडाइज ऑफ द लोएस्ट, ठीक है। सब बातें होती है, ठीक है।